वेलकम बैक टू कैप्टन केमिस्ट्री। और आज हम लोग जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करने टॉप 100 क्वेश्चन का ऑफ सोशल साइंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई थी? तो लेनिन एक सर्वप्रदेशी विचारक नहीं बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक था, व्यवहारिक राजनीतिक था। सत्ता में आने के बाद उसने आर्थिक क्षेत्र में साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया, जिसका रूस ने काफ़ी विरोध किया। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए उसने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्य से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा था। तो लेनिन ने क्या देखा? लेनिन कौन था? लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक था, व्यवहारिक राजनीतिक था। सत्ता में आने के बाद उसने आर्थिक क्षेत्र में साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया था। उसने क्या देखा कि एक ही बार में पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए उसने 1921 ईस्वी में क्या किया था? एक नई आर्थिक नीति बनाई थी, जिसमें मार्क्सवादी मूल्य से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होआहाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? होआहाओ वियतनाम का एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता कौन थे? हुइन फुसो। ठीक है। इसका आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह खुद का त्याग करना भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आर्म्स एक्ट तथा रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पर हुए प्रतिरोध में भारतीयों को एकजुट होने का अवसर दिया गया। क्या था? इल्बर्ट बिल और आर्म्स एक्ट के कारण से भारतीयों में एकजुट होने का अवसर दिया गया। ठीक है। इस समय कौन? आनंद मोहन वसु नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक संगठन बनाने में प्रयासरत थे। उसी समय क्या था? उसी समय एक उदारवादी रिटायर्ड अंग्रेज पदाधिकारी एओ ह्यूम भी इस प्रयास में लगे हुए थे। वो भारत का विस्फोटक स्थिति में चिंतित थे और इससे क्रांतिकारी मार्ग पर जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीय अपनी मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक मार्ग अपना सकते, क्रांतिकारी नहीं, शांतिपूर्वक अपना मांग के रास्ते में थे, क्रांतिकारी नहीं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। ये कब का बात है? 1885 के समय। उस समय कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी? उस समय आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के कारण भारतीयों में एक गुस्सा था। ठीक है। इसी कारण वो लोग एकजुट हुए, उनको एक अवसर था कि एकजुट होने का। उसी समय कौन कौन थे? आनंद मोहन वसु नेशनल और एओ ह्यूम। इनके कारण से भी वो लोग अपने मार्ग पे अपनी मांगों के, उन लोग को क्या क्या चाहिए था, उसकी मांगों पर शांतिपूर्वक चल रहे थे, क्रांतिकारी नहीं थे। ठीक है। और उसी समय इन लोगों ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। तो ये क्या है? डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में क्या हो रहा था? जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी। ठीक है। इस समय जनरल डायर
कौन? जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर आया। उसने क्या किया? जो उसमें जाने वाला एक ही गेट था, ठीक है, प्रवेश द्वार, उसको घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के वहाँ पे लोगों पे गोलीबारी होने लगी। गोलीबारी लगभग 10 मिनट के करीब चली। 1650 राउंड चलती रही। करीब 179 लोगों की मौत हो गई और 2000 घायल हुए। अत्याचार हुए थे। अत्याचार की हद तब और मनुष्यता का उल्लंघन कर गई जब पंजाब में फौजी कानून और मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। डायर की इस बेमिसाल पशुता और जानबूझकर किए गए नरसंहार के बाद गांधी जी ने उनको क्या मिला था? उनको टाइटल मिला था केसरे हिंद का। क्या मिला था? केसरे हिंद का। और रविंद्रनाथ को सर रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था। तो उन दोनों ने अपने उपाधि को लौटा दी। ठीक है, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 65। स्लम पद्धति, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? स्लम एरिया किसे कहते हैं? स्लम क्या होता है? जो छोटे छोटे जगह होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि मुंबई जैसे एरिया में वहाँ पे स्लम बहुत है। जैसे कि कैसे बताऊँ, छोटे गरीब परिवार गंदगी में, ठीक है, उस ऐसे जगह में अपना गुजारा कर रहे हैं, वैसे एरिया को क्या कहेंगे? स्लम कहेंगे। तो स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? छोटे गंदे और अस्वस्थकर स्थान में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे, वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता था। जहाँ फैक्ट्री मजदूर, फैक्ट्री के जो काम करने वाले मजदूर थे वो लोग रहा करते थे, छोटे थे, वो इलाका कैसा होता था? छोटा हुआ करता था, गंदा हुआ करता था, वैसे इलाकों के क्या कहता था? स्लम। ठीक है। औद्योगिकीकरण की फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या से गांव के मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं था, मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसीलिए कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए, जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी, साफ सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं था। तो उसी समय से स्लम पद्धति का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, राइट, 66। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं को उल्लेख करें। गांव एवं शहरों में सामाजिक जीवन मुख्यतः व्यवसाय में भिन्नता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण में क्या है? ग्रामीण आबादी मुख्यतः कृषिजन्य मतलब फार्मिंग के काम से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत शहरी आबादी मुख्यतः गैर कृषि नॉन फार्मिंग, क्या चीज़ें जो है जॉब करते हैं, व्यापार बिजनेस करते हैं, इस सब में जुड़ा हुआ है। गांव का लोग ज़्यादा फार्मिंग में जुड़ा हुआ है, कृषि क्षेत्र में, और शहर का लोग क्या है? गैर कृषि मतलब वो लोग कृषि में नहीं, किस चीज़ में जुड़े हुए हैं? जॉब करने में, बिजनेस करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणाम को स्पष्ट करें। क्या है? 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें। कृषि क्षेत्र में आती उत्पादन के कारण विश्व बाजारों में खदानों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई। इससे अनाज के मूल्य में कमी आए, उनका खरीदार। अब देखिए, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा लोग होने के कारण से कृषि में बहुत ही ज़्यादा फसल उपजाऊ होने लगा। ठीक है। और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, क्या होता है? जब फसल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? सब आदमी वही बेच रहे होते हैं, उसका भाव गिर जाता है। तो उसके कारण से क्या हुआ? विश्व बाजारों की खदानों में की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई और अनाज के मूल्य में कमी हो गई। ठीक है। दूसरा क्या था? गरीबी और बेरोजगारी से उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता घट गई, अतः विश्व बाजार पर आधारित व्यवस्था लड़खड़ा गई।
कोई भी क्या होता है, कोई भी अनाज का दाम कम हो गया इसके कारण से, मतलब अनाज भी और बाकी सब चीज़ों का भी दाम कम होने के कारण गरीबी और बेरोज़गारी होने लगा, और उसके कारण क्या हुआ कि विश्व बाजार में भी व्यवस्था लड़खड़ा गई। नेक्स्ट है अमेरिकी पूंजी के प्रभाव में कमी। आर्थिक संकट का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था स्वयं अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी संकटग्रस्त हो गए, इससे महामंदी की स्थिति ला दी। भारत तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका में भी ऐसी ही परिस्थिति थी, तो इसी कारण से उस समय महामंदी हो गई, ठीक है। और 1929 में आर्थिक संकट पूरे विश्व पर छा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस यूरोप कैसे पहुंचा। 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया, कहाँ से, चीन से इटली वापस आया, तो वह अपने साथ चीन से प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेता आया। वुड ब्लॉक क्या होता था, एक ऐसा लकड़ी का बना रहता था, ठीक है, पीछे में उस पर डिज़ाइन बनाया रहता या फिर लिखा हुआ का डिज़ाइन, लिखावट का डिज़ाइन रहता था। उसको इंक में डालो और फिर पेपर पे उस लकड़ी वाले वुड ब्लॉक, ठीक है, उस काट को रखने से उस पर छपाई हो जाता था, उसको वुड ब्लॉक कहते हैं। उसका तकनीक लेता आया, इससे हस्तलिखित पांडुलिपियों, उससे पांडुलिपियों के स्थान पर वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक विकसित हुई। इटली से आरंभ होकर यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई। इटली से यह तकनीक कहाँ पे, यूरोप के दूसरे देश में भी फैल गई। इसी तरह छापाखाना यूरोप पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के आधार पर लोगों में क्या होता है, लोगों का फेवर, लोगों के ये इस धर्म का है तो ये अच्छा होगा, ये इस धर्म का है, इस धर्म को मानता है तो ये पक्का गुनहगार है, ऐसा सब नहीं। धर्मनिरपेक्ष होकर किसी चीज़ का फैसला लेना या फिर सेकुलरिज्म, तो इसको क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य धर्म का विरोध नहीं है, परंतु राज्य का अपना कोई धर्म भी नहीं है। अब ये बिहार है तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब पूरा हिंदू ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये लखनऊ है तो यहाँ पे मुस्लिम ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। राज्य सभी धर्म को सम्मान, आधार और संरक्षण देता है तथा सभी धार्मिक समुदायों और वर्गों को एक समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक विभेदों के बीच सामंजस्य, सहिष्णुता और सर्वधर्म की स्थापना के लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अपनाई जाती है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, उसको क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता। राज्य को क्या देना होता है, धार्मिक स्वतंत्रता सभी धार्मिक समुदायों और वर्गों को देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कर्मों को लिखें। सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कर्मों को लिखें। सांप्रदायिकता के 4 कारण नामांकित है। संकीर्ण धार्मिक विचारधारा, अपने धर्म को अन्य धर्म से अधिक श्रेष्ठ मानना, अन्य धर्म के प्रति घृणा फैलाना। फिर उसके बाद में क्या है, अपने धार्मिक हिंदुओं के लिए राष्ट्रीय हित को ना समझना। इसमें क्या होता है कि हम अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, सबसे अच्छा हमारा धर्म, दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं, ये अच्छा नहीं है, घृणा फैलाना, ठीक है। ये सब 4 चीज़ें हो गई सांप्रदायिकता के। सांप्रदायिकता में मेन चीज़ क्या होता है कि हम अपने धर्म को उच्च मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। इसी कारण से कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि जिसके कारण से देश में विरोध हो जाता है, ठीक है, दूसरे धर्म के लोगों से।
क्वेश्चन नंबर 71, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। इसे स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासन राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र मतलब रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? तो इसमें कोई भी भारत पे कोई राजा लोग शासन नहीं करेगा। वंशगत राजा मतलब एक पीढ़ी के बाद उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसा होता है ना, वैसा राजा भारत पे शासन नहीं करेगा। यहाँ पे कौन? राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एक सीमित समय के लिए चुनेंगे। वहाँ का जनता लोग ही चुनेगा और वही देश को चलाएगा, देश पे शासन वही करेगा। संविधान में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। नगर निगम के नामांकित कार्य हैं: निगम क्षेत्र में पेशाब खाना, शौचालय, नालियों का निर्माण एवं साफ सफाई का प्रबंध करवाना, सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करवाना, सड़कों पर क्या करना? रोशनी का प्रबंध करवाना, चिकित्सालय बनवाना, प्राथमिक विद्यालय बनवाना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना और शुद्ध जल का उपलब्ध करवाना, ठीक है। नगर निगम के ये तो कार्य के नाम हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया? जिस देश में 2 से अधिक अथवा अनेक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। जिसमें जो सा देश में 2 पॉलिटिकल पार्टी, 2 राजनीतिक दल, ऐसा सब होता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुदलीय कहा जाता है, ठीक है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती रहती है। हमेशा हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ता है तो क्या करता है? हम लोग के पास आता है, हम लोग को प्रणाम करता है, हम लोग से वो लोग क्या चाहता है? समर्थन चाहता है कि आप लोग हमें जिताएंगे, ठीक है। ये सब होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। इससे मतदाताओं वोटर्स के पास समर्थन एवं विरोध का विकल्प खुला रहता है। हम लोग चाहेंगे तो जिसको वोट देना चाहते हैं उसको जिता सकते हैं, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था में ही गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है और इसमें भी क्या होता है? गठबंधन की सरकार बनती है। 1 पार्टी 2 पार्टी सब मिलकर शासन करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गठबंधन। इसीलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। लोकतंत्र में क्या है? 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले क्या है? वयस्क मताधिकार। यहाँ पे क्या है? हमारे देश में 18 वर्ष के होने के बाद में लड़का हो या लड़की हो, औरत जेंट्स कोई भी हो, सबको 1 वोट का अधिकार है, ठीक है। ये नहीं है कि लड़का है तो उसका 1 वोट 1 काउंट होगा, लड़की है तो उसका 2 वोट देंगे तो 1 वोट काउंट होगा। बराबर है, इक्वल वोट है, ठीक है, सबका। और जो भी 18 साल के ऊपर है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। दूसरा क्या है? नागरिकों में मौलिक अधिकार। यहाँ पे हर इंसान को अपना स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार मिलता है। हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच। हमें अब किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका इन्फॉर्मेशन अधिकार है। ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। स्वतंत्रता एवं सम्मान के सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है संसदीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका की सर्वोच्च अधिकारी होता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति
मंत्र परिषद के हाथ में है, जिसे प्रधानमंत्री है। मंत्र परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी है। इसी अर्थ में भारत का संसदीय लोकतंत्र है। चौथा पॉइंट क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, जस्टिस। ठीक है, जो जज होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या होता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में। हम लोग किसी के प्रति क्या है, अब मेरे जात का है तो हम उसको बचा लेंगे, ऐसा नहीं। निष्पक्ष होकर कोर्ट में जो जज लोग होते हैं अपना फैसला सुनाते हैं। तो वो सब, ये चारों बात क्या हो गया, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे 18 वर्ष के ऊपर हम लोग को वोट करने का राइट मिल जाएगा ना, हम लोग को अपना एक मौलिक अधिकार मिलता है जन्म से। फिर संसदीय लोकतंत्र, यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनको भी ये लोग भी क्या होते हैं, एक आम नागरिक की तरह ही होते हैं। लोकसभा का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से संसदीय लोकतंत्र, उन लोगों में भी एक डेमोक्रेटिक चीज़ होता है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, इसमें जज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कोर्ट में हम लोग का कोई भी केस हो जाता है तो निष्पक्ष होके हम लोग को एक अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये नहीं है कि कोई अमीर है तो वही उसी के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा, कोई गरीब है तो वो हार जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्या चुने गए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? जिसको हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है, शासक को, लीडर को, क्या वो लोग अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर सकते हैं? किसी भी लोकतंत्र में यह संभव नहीं है कि चुने गए शासक अपनी मर्जी से सब कुछ करे। सभी की सीमाएं कानून के द्वारा तय कर दी गई है। इसमें विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष मतलब दूसरा पॉलिटिकल पार्टी सब भी है, उसकी भी भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुने गए शासकों को अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकती है। इसके भय से वह अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जनता को भी अधिकार प्राप्त है कि ऐसी स्थिति में आंदोलन के माध्यम से सत्ता पक्ष को अपने मनमानी करने से रोका जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो अगले चुनाव के समय जनता सत्ता पक्ष के दोबारा मौका नहीं देता। इस प्रकार हम देखते हैं कि चुने गए शासकों अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कानून की सीमाएं में रहकर और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी शासक जिसको हम लोग चुनते हैं वो लोग अपना मर्जी नहीं चला सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास भी अधिकार है। अगर वो लोग कुछ ऐसा काम कर रहा है तो हम लोग अगली बार इलेक्शन में उसको हरा सकते हैं। दूसरे किसी को वोट देकर उसको वोट नहीं देंगे। और जो अपोजिशन के पार्टी लोग होते हैं वो लोग भी हमेशा उनके खिलाफ रहते हैं। कोई भी वो लोग कुछ ऐसा गलत काम करे कि वो लोग बोल उठते हैं। ठीक है, तो ये सब एक कानून के अंदर ही होता है, कानून के द्वारा तय कर दी गई होती है कि जनता लोग क्या कर सकता है, विपक्ष क्या कर सकता है। ठीक है, इसी कारण से वो लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन साधन हैं? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। निम्न के विस्तारित रूप लिखें। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होता है? चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले, जैसे मैंने अकाउंट खोला है बैंक में, ठीक है, तो मैं चेक लिख के दूंगी। किसको दूंगी? मतलब ये फाइनल कहाँ पे जमा होगा? बैंक में जमा होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रुपया जमा करने वाले बैंक को देते हैं, कि उसमें जिसका नाम लिखा हुआ है और जितना पैसा लिखा हुआ है उसको दे दिया जाए।
और फिर दूसरा होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा पत्र होता है, लेटर होता है, जो कि बैंक किसको देते हैं, किसी दूसरे ब्रांच को देते हैं, या फिर किसको देते हैं, किसी अन्य बैंक को, किसी दूसरे बैंक को देते हैं कि इसमें जितना पैसा लिखा हुआ है और जिसका नाम लिखा हुआ है आप उसको दे दें। ये क्या देता है, बैंक देता है। ये ड्राफ्ट कौन देता है, बैंक ही देता है। किसको देता है, किसी दूसरे बैंक या ब्रांच को देता है कि उसमें जिसका नाम लिखा है और जितना पैसा लिखा है उसको दे दे। ठीक है। चेक कौन लिखता है, हम लोग लिखते हैं। किसके लिए, बैंक के लिए, कि बैंक में देते हैं वो, उस पर जिसका नाम लिखा है उसको पैसा बैंक देगा। ठीक है। 79 क्या है, निम्न के विस्तारित रूप लिखिए। आरबीआई और जीएनपी का फुल फॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जीएनपी का क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी और जीडीपी, जीडीपी में है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी में है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। भारत में बुनियादी सुविधा या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। भारत में बुनियादी सुविधाएं अथवा आधारभूत ढांचा रीढ़ की हड्डी के समान है। रीढ़ की हड्डी के समान है। इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुनियादी सुविधा या आधारभूत ढांचा के दो भाग में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। पहला क्या है, आर्थिक आधारभूत संरचना। इसका संबंध प्रत्येक रूप के आर्थिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है। दूसरा क्या है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। यह प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि कर आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ये पहला वाला है जो ये क्या है, वित्त हो गया। वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। वित्त में क्या आता है, बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र। ऊर्जा में कोयला, विद्युत, गैस, पेट्रोलियम। यातायात में रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान। संचार में डाक, तार, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया एवं अन्य। और यहाँ पे क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। ये सब क्या हो गया, गैर आर्थिक आधारभूत। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइज। और हम लोग और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कल करेंगे। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द चैनल। थैंक यू।